एक मॉडल क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति जैसी सर्वसमावेशी कोई भी घटना, क्या है? फ्रांसीसी क्रांति जैसी सर्वसमावेशी कोई भी घटना कभी बौद्धिक शून्य में नहीं घटती। टिप्पणी करनी है इसकी। तो चलिए बिना समय गवाए इसका आंसर लिखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति न केवल यूरोप की बल्कि विश्व की एक युगांतरकारी घटना थी। क्या थी? सिर्फ यूरोप की ही नहीं है, विश्व की एक युगांतरकारी घटना थी। जब इस क्रांति को सर्व समावेशी कहा जाता है तो इसका अर्थ है मानव मात्र के कल्याण के लिए। क्या है? जब इसको सर्व समावेशी कहा जाता है तो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फ्रांसीसी क्रांति जैसी सर्व समावेशी। सर्व समावेशी का मतलब है, जैसे हम बोलते हैं ना, समावेशी विकास। समावेशी विकास मतलब सबका विकास। तो क्या है, इस क्रांति को सर्व समावेशी कहा गया। इसका अर्थ होता है कि मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना। क्रांति को व्यापकता प्रदान करने के लिए और इसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए क्रांतिकारियों द्वारा मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। क्या थी? मानव और अधिकार और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। ये एक, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और साथ में आपको पता चलेगा कि इससे रिलेटेड एक MCQ बन सकता है, जो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में कभी या पहले कभी आपको इसको ये मिला हो कि किस क्रांति में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की, या क्रांतिकारियों ने किस क्रांति में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की। क्योंकि नागरिक अधिकार कहाँ है? हमारे संविधान में नागरिक अधिकारों को वर्णन किया गया है। तो इससे रिलेटेड MCQ बन सकता है, तो आप इसको अंडरलाइन करके रखें। इस क्रांति का मूल तत्व था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। क्या था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। इसके बारे में भी आप क्या कर लें, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लें ताकि आपको MCQ जो आएंगे उससे रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी। इस क्रांति का मूल तत्व था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। इन्हीं तत्वों को समाहित करने के कारण इसे क्या क्या कहा गया है? सर्वसमावेशी रह गया है। जो हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था सर्वसमावेशी। तो जब भी क्वेश्चन में कोई टर्म आती है तो उसको आपको आंसर में लिखना या आंसर में कहीं ना कहीं इंगित करना बहुत जरूरी होता है, ताकि मान लो और फ्लो में आपका कोई भी कॉपी चेक करने वाला इंसान जब देखता है तो जो टर्म ऊपर उसको पढ़ता है तो उसको आपको आंसर में सेम वही टर्म यूज करके रखना है, या यूज कैसे करना है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। क्रांति के लिए सिर्फ परिस्थितियों का ही नहीं बल्कि उसके प्रति क्या है, वैचारिक और बौद्धिक जागरण को लाने में फ्रांसीसी दार्शनिकों ने अहम भूमिका निभाई। जिसमें कौन कौन थे? फ्रांसीसी दार्शनिक कौन थे? जैसे वॉल्टेयर थे, मॉन्टेस्क्यू थे, रूसो थे, दिदरो आदि प्रमुख थे। इसमें कौन है? वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, दिदरो प्रमुख थे। वॉल्टेयर ने जहां चर्च और राजतंत्र पर प्रहार किया, कहां पर? चर्च और राजतंत्र पर। वहीं मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा के द्वारा सत्ता की निरंकुशता को नियंत्रित करने का प्रयास किया। तो वहीं रूसो ने सामान्य इच्छा, तो इसको आप लाइन अंडरलाइन करने की, वॉल्टेयर ने चर्च और राजतंत्र पर प्रहार किया, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा दी, और क्या क्या सत्ता की निरंकुशता को नियंत्रित करने का प्रयास किया। तो रूसो ने सामान्य इच्छा और लोकप्रिय प्रभुसत्ता के द्वारा, रूसो ने सामान्य इच्छा और लोकप्रिय प्रभुसत्ता के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया। इससे न केवल व्यवस्था से जनता का मोह भंग हुआ, क्या है? इससे न केवल तत्कालीन व्यवस्था से जनता का मोह भंग हुआ बल्कि वैकल्पिक व्यवस्था का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। तो क्या है यहाँ पे? जनता का मोह भंग हुआ और वैकल्पिक व्यवस्था का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। इस प्रकार दार्शनिकों ने क्रांति को बौद्धिक और वैचारिक आधार प्रदान किया। इसलिए यह कहा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति जैसी सर्वसमावेशी कोई भी घटना कभी बौद्धिक शून्य से नहीं घटती है। क्या है? इसको आप लाइन कर सकते हैं कि सर्वसमावेशी कोई भी घटना कभी
बौद्धिक शून्य से नहीं घटती है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि फ्रांसीसी क्रांति जैसी सर्वसमावेशी कोई भी घटना कभी बौद्धिक शून्य से नहीं घटती है, टिप्पणी कीजिए। तो हमने ये साबित कर दिया है क्योंकि इसमें कितने सारे दार्शनिक थे, वोल्टेयर थे, मॉन्टेस्क्यू थे, रूसो थे, दूसरे और भी थे। तो इनने जो जो काम किए उससे एक पता क्या बात सिद्ध हो गई कि समावेशी सर्वसमावेशी कोई भी घटना कभी बौद्धिक शून्य से नहीं घटती है। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। तो आपको पता ही क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति में विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया गया था, ना कि संपत्ति पर। टिप्पणी कीजिए। जैसे प्रीवियस मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि उसमें सर्वसमावेशी विकास कैसे नहीं हो सकता, बौद्धिक शून्य में नहीं हो सकता। तो इसमें क्या बताया गया कि फ्रांस की क्रांति में विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया गया था, ना कि संपत्ति पर। इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का मूल कारण था क्या? सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक असमानता, और इसी असमानता की प्रतीक थी विशेषाधिकार की अवधारणा। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग विशेषाधिकार से लैस थे। कौन थे? पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग विशेषाधिकारों से लैस था, जबकि बुजुर्ग वर्ग, किसान वर्ग और अन्य वर्ग विशेषाधिकार विहीन था। ये विशेषाधिकार सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में थे। क्या थे? ये विशेषाधिकार सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में थे। यही कारण है कि विशेषाधिकार पर प्रहार इस क्रांति का सर्वप्रमुख कारण बना। विशेष अधिकारों पर प्रहार करने के क्रम में क्रांतिकारियों ने न सिर्फ सामंतवादी और राजतंत्रवादी व्यवस्था पर प्रहार किए, बल्कि संपदा संबंधी विशेषाधिकारों पर भी प्रहार किया। क्या है? संपदा संबंधी विशेषाधिकारों पर भी प्रहार किया। वस्तुतः अधिकांश संपदा और भूमि पर विशेष अधिकार वर्ग का नियंत्रण था। जो हमने ऊपर बताया कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, तो क्या था उस समय? अधिकांश संपदा और भूमि पर विशेष अधिकार वर्ग का नियंत्रण था, जबकि एकमात्र करदाता विशेष अधिकार विहीन वर्ग था। चर्च की ओर कुलीन वर्ग की संपदा जब्त कर ली गई और राष्ट्रीय संपदा घोषित कर दी गई, जिसे बाद में खुले बाजार में नीलाम कर दिया गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति ने विशेष अधिकारों पर आक्रमण किया था, ना कि संपत्ति पर। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। ये 150 शब्द में लिखना था। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक से लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है।